वेलकम टू माय चैनल फोकस एकेडमी 2 पर सभी बच्चों को स्वागत है। आज पार्ट थर्ड है सोशल साइंस का। 40 प्रश्न होंगे, आप सभी को इसका टेस्ट लगाना है। ठीक है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सोशल साइंस का आज पार्ट थर्ड होने वाला है। 40 में से जितना आपको सही होगा वो कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट करना है। कल कुछ बच्चों ने अपना कमेंट किया था, बहुत अच्छा स्कोर किया, लगभग सभी का 40 एवरेज स्कोर था 50 में से। आज 40 में से बताना है आप लोगों को कितना स्कोर होगा, कमेंट बॉक्स में पिन करना है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब प्रश्न संख्या पहला स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों से उम्मीद है कि तैयार होंगे इस टेस्ट को लगाने के लिए। हमारे चैनल फोकस एकेडमी 2M को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में। ठीक है, और लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस? तो बताएंगे बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ये भी बच्चों याद रखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान था? बिस्मार्क था। और इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? तो मेजनी था, विक्टर एमनुअल था और काउंट काबूर था। ये सारे के गरिबाल्डी था, ये सभी का याद रखेंगे। ठीक है, किसका कौन एकीकरण में साथ दिया था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ही था। ठीक है, प्रश्न संख्या दूसरा की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बताएंगे जालवे राइन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पदारी सामंतों की? बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। बताएंगे सभी बच्चे, हिस्ट्री से प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, व्यापारियों से, ये व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। बताएंगे इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चे। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में? बताएंगे। साम्यवादी, समाजवाद, ये सब आप लोग जानना चाहिए। ये दोनों व्यवस्था एक ही से जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न का आंसर देंगे, दोनों एक ही जगह से इसका अति हुआ है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस से। ठीक है बच्चों, समाजवादी भी यहीं से है और साम्यवादी भी, शासन का पहला प्रयोग यहीं से हुआ था। ठीक है, चलते हैं बच्चों अगला प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे, कौन थे? वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बॉश या रूजवेल्ट? बताएंगे सभी बच्चे। वाशिंगटन के तो सभी बारे में जानते होंगे। वाशिंगटन जो थे यूएसए का फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वाशिंगटन। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति थे, कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निक्सन थे उस समय। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं प्रश्न संख्या 5वें की ओर। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? बताएंगे। ऑप्शन ए में गुरदयाल सिंह 1916 में, चंद्रशेखर आजाद 1920 में, लाला हरदयाल 1913 में, सोहन सिंह भाखना 1918 में? तो इस पर हम थोड़ा आप लोग को हिंट दे सकते हैं। इसका स्थापना कनाडा में हुआ था। ठीक है, इसका स्थापना कनाडा में हुआ था। बताएंगे सभी बच्चे इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल। हम करवा भी चुके हैं, पहला जो हमारा सेट था उसमें। ठीक है, मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड जारी किया था उसी में यही प्रश्न पूछा था। तो क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को, यह सभी गलत है। तो हम आप लोग को थोड़ा सा इसमें हिंट दे। जलियांवाला बाग जो है एक जगह का नाम है जो पंजाब के अमृतसर में था। ठीक है, पंजाब में ही है। ठीक है, और जो इस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड था, जो सभी लोगों निहत्थे लोगों पर जो गोली बंदूक लाठी चलाने का जो आदेश दिया था उसका नाम था आर डायर। ठीक है, आर डायर ब्रिटिश अधिकारी था, इसी ने दिया था। ठीक है, ऑर्डर। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, स्थिर अर्थव्यवस्था या सभी? आप लोगों को पता ही होगा कि अभी तक जो पूरी दुनिया में जितने भी अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की हैं, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये उसी से संबंधित है। जीवन निर्वाह जो होता है समाजवादी से संबंधित है, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था पूंजीवादी से होता है, स्थिर व्यवस्था होता है जो कि समाजवादी और ये पूंजीवादी का मिश्रण होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। तो जो एक प्रतियोगी या उद्यमी होगा, जो बिजनेसमैन होगा, वो किससे अपना वो फायदे के लिए ना काम करेगा, तो पूंजीवाद से संबंधित है। पूंजीवाद मुद्रा प्रदान से संबंधित होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं प्रश्न संख्या आगे की 8वां की ओर। आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने
किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया था? ग्रामीणीकरण को, शहरीकरण को, कस्बों को या बंदरगाहों को? बताएंगे बच्चे। आधुनिकीकरण जो था किसको प्रभावित किया था? अब ये भी बताएंगे बच्चों। पहला जो आधुनिक औद्योगिक क्रांति था ना, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये सारे इंग्लैंड से ही स्टार्ट हुई थी, ठीक है, इंग्लैंड, ठीक है। तो बच्चे ये सब याद रखेंगे, ठीक है। पुनर्जागरण काल भी वहीं से स्टार्ट हुआ था। और औद्योगिक क्रांति जो था वो पूरे विश्व को एक तिथि के रूप में बदल दिया था, ठीक है बच्चों। तो इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा आधुनिक, जो 8वां नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शहरीकरण को प्रभावित किया था, ठीक है बच्चों। चलते हैं आगे। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914 में, 1922 में, 1929 में, 1927 में? सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर देंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आया था? बताएंगे बच्चे। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 में, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था? बताएंगे 1951 में, 1953 में, 1954 में, 1956 में? बताएंगे 10 नंबर प्रश्न का आंसर। जब अपना देश आज़ाद हो गया था, अपना देश कब आज़ाद हुआ था? 1947, 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हो गया था, ठीक है। आज़ाद होने के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा आंसर, ठीक है। 1951 में पास हुआ था, ठीक है, 1951 में पास हुआ था। चलेंगे इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज की, टिन की, लोहा की, बॉक्साइट की? आप लोग से हम पहले भी बोल चुके हैं बच्चों। जैसे पूछेगा कि लोहा का अयस्क क्या होता है, तो इसका आपको याद रखना होगा, ठीक है। लोहा का अयस्क क्या होता है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये सब होता है, ये सब याद रखना चाहिए। तो उसी प्रकार से एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? एल्युमिनियम कहाँ से प्राप्त होता है? जैसे लोहा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट से प्राप्त होता है ना, उसी तरह जो इति है एल्युमिनियम कहाँ से प्राप्त होता है? ये बॉक्साइट से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसका अयस्क है ये, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर देंगे। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 10 करोड़ टन, 175 करोड़ टन? इस प्रश्न का आंसर दीजिए बच्चों। ये इसमें कुछ समझाने का नहीं है, इसलिए इसमें कुछ विश्लेषण करना जरूरी नहीं है, सिर्फ इसका आंसर मानना, याद रखना है सभी बच्चे को, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 10 करोड़ टन। सभी बच्चे याद रखेंगे इस प्रश्न को। आप लोग टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, ठीक है। सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि हमारे जो आसपास के जितने भी आपके हैं उनसे जो पढ़ने लिखने वाला है उसको सब्सक्राइब कराएं हमारे चैनल यूट्यूब फोकस एकेडमी 2M को, ठीक है। सभी बच्चे शेयर करें और इस टेस्ट को अच्छे से लगा कर जाएँ, ठीक है। हम 400 का सीरीज करा रहे हैं, इसी 400 में से जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आने वाला होगा इसी में से आएगा। तो बताएंगे 13 नंबर प्रश्न का आंसर। निम्न में प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है, यानी खत्म हो जाएगा? कोयला, हवा, मिट्टी, सौर शक्ति? तो एक आप लोगों को एक चीज़ पूछता होगा, गैर परंपरागत होता है परंपरा, ये पूछता है आप लोगों से। तो गैर परंपरागत उसमें आता है जो समाप्त हो जाते हैं, ठीक है बच्चे। परंपरागत तो है जो नहीं भविष्य में भी रहते हैं। इस सबका आप लोग इति याद रखिएगा, ठीक है बच्चे। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? मतलब निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? कोयला का, हवा का, मिट्टी का, सौर शक्ति का? बताएंगे। तो कोयला का भंडार जो है ना बच्चों वो सीमित है, ये भविष्य में खत्म हो जाएंगे, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला या जादूगोड़ा? बताएंगे। 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों? झरिया तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे तेल जो होता है तेल रिफाइनरी के लिए है, सभी बच्चे को याद होना चाहिए सब। बताएंगे यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल डिगबोई है, झाड़िया है, घाटशिला है, जादूगोड़ा है। तो जादूगोड़ा तो बता, जादूगोड़ा क्या होगा? यूरेनियम का ही होता है, ठीक है, यही नंबर आंसर होगा। झाड़िया कोयला से संबंधित है, डिगबोई कहाँ से संबंधित है? डिगबोई असम में पड़ता है, तेल रिफाइनरी के लिए है, ठीक है। बिहार में अपना बरौनी है, ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। इसका प्रश्न का आंसर देंगे। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, राजस्थान में है या मेघालय में? तो बचाएंगे इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चे। देखो बच्चे, सौर ऊर्जा का संभावना वहाँ रहती है जहाँ धूप और थोड़ा खाली जगह होता है, ठीक है। तो राजस्थान मरुस्थल है ज़्यादा, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, इन जगहों पर ज़्यादा मतलब इति कर होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चे। ये बताएंगे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है बच्चों, आज देश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है बच्चों, 1972 में इसका स्थापना शायद किया गया था। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर याद रखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं और इस प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? ये हम पहले भी क्वेश्चन करवा चुके हैं, सभी बच्चे जो पहले से टेस्ट दे रहे हैं उनको पता होगा। जलोढ़, काली, पर्वतीय, लेटेराइट। ठीक है, बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का बताएंगे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार अधिक है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक है, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। एक होता है बांगर और दूसरा होता है खादर। ठीक है, ठीक है, खादर होता है। तो जो बांगर मिट्टी होते हैं पुराने एथी का होता है। ठीक है, जहाँ पर कहीं कहीं पानी 2-4 साल पर जो बाढ़ का पानी चला जाता है वो होते हैं बांगर। और जो खादर मिट्टी होता है तो वो होते हैं बच्चे जो हर साल वहाँ पे दहाड़ बाढ़ के पानी आ जाता है, वो होता है खादर। ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए समझ गए होंगे आप लोग। प्रश्न संख्या की किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं? बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ये लोग सभी लोग जानते होंगे, हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट वाले तो सभी को जानते ही होंगे। इसका आंसर देंगे जिम्मरमैन है, माल्थस है, या डार्विन है, या इरिथोस्थनीज है। तो बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिम्मरमैन ही ने कहा था। ठीक है, संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1950 ईस्वी में, 1932 में, 1948 में, 1955 में। बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कौन सी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और सबसे पूछता है कि बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन है और किस नदी पर? तो सोन नदी याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, सोन नदी पर बना था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? वैशाली में, दरभंगा में, बेगूसराय में, भागलपुर में। बताएंगे इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चे। 20 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा में है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21 की ओर। दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा। बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा। बताएंगे 21 नंबर प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले। आप लोग जो भी जितना सही होगा 40 में से उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, नस्ल का आधार है जीव शास्त्र, धार्मिक, सामाजिक या आर्थिक। बताएंगे 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो नस्ल का आधार है जीव शास्त्र। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? उप मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव या दलपति। बताएंगे ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। 23 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है ना बच्चों, ये सरपंच होते हैं। ठीक है, तो आपको 23 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ये हम उस दिन भी मॉडल सीट में कराए थे, 1918 में, 1919 में, 1995 में, 1940 में। बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कब हुआ तब देंगे बच्चों सभी जवाब इस प्रश्न का। 24 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1918 में हुआ था। ठीक है बच्चों, चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ये भी प्रश्न रिपीटेड है। ठीक है, तो बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, या जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इस प्रश्न का सभी बच्चे जानते ही होंगे, देश के अंदर उस समय आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। बताएंगे 26 नंबर प्रश्न का आंसर। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। उस दिन बताएंगे बच्चों जो संपूर्ण क्रांति बिहार में हुआ था, इसको छात्र आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें सभी ने भाग लिया था लगभग। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। ठीक है, ये नेतृत्व इन्हीं ने किया था। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 27 की ओर बताएंगे बच्चों। ये हम अपना शॉर्ट में एक बताए भी हैं। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, या कांग्रेस पार्टी के विरोध से। बताइए किससे संबंधित नहीं है। इस प्रश्न का आंसर
इसमें थोड़ा संबंधित है होना चाहिए था प्रश्न का। चिपको में से संबंधित शराबखोरी के विरोध आवाज़ से बताएंगे इसको ना बच्चों। ज़्यादा ठीक होगा इसका अगर हम ऐसे इसको कर लें, इसको नहीं कर इसको नहीं हटा दें। संबंधित है मान लेते हैं, ठीक है, संबंधित है, ठीक है। तो ये जो चिपको आंदोलन था अंगू को पेड़ काटने की अनुमति से था, ठीक है, अनुमति मिल गया था, ठीक है। और इसका जो अंगू का पेड़ जो है ये खेल सामग्री बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, हम शॉर्ट वीडियो में बताए भी हैं इसका। तो ये इससे संबंधित होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 28। लोकतंत्र एक शासन है जिसमें सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक आदर्श है, विशेष मनोवृत्ति है, उपयुक्त में तीन। लोकतंत्र बच्चों सभी को जानते होंगे, पॉलिटी का क्वेश्चन है। 28 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। क्या है ये? सामाजिक व्यवस्था भी है और आर्थिक आदर्श भी है और विशेष मनोवृत्ति भी है। तो ये तो उपयुक्त में तीनों होंगे, ठीक है। हमारा भारतीय देश कौन सी है? लोकतंत्र है, ठीक है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। ये कथन किसका था? अरस्तु का था, अब्राहम लिंकन का था, रूसो का था या ग्रीन का था? बताएंगे। 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? सभी बच्चे जानते ही होंगे, ये अब्राहम लिंकन का था, ठीक है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो कि सबसे मतलब ज़्यादा उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले थे, ठीक है। ये भी याद रखेंगे सभी बच्चे। चलिए ये क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को, या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे। तो जो योजना आयोग था इसके जगह पर अब कौन आ गया है? ये बंद हो गया है। अब इसके जगह पर क्या आ गया है? नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग, ठीक है। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ, ठीक है। श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। योजना आयोग के भी अध्यक्ष कौन होता है? जब प्रधानमंत्री जो रहेगा वही अध्यक्ष होगा, ठीक है। तो योजना आयोग पहली बार गठन कब हुआ था? इसका 15 मार्च 1950 में हुआ था, ठीक है। इसी के जगह 1 जनवरी 2015 को। सभी बच्चे ये सब बात याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगला। सतत विकास का उद्देश्य क्या? केवल अपने लिए, केवल दूसरों के लिए, अपने लिए और आने वाले संतति के लिए, यानी आने वाले जो भविष्य में हमारे संतान हैं उनके, जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 31 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे क्या होंगे? इस प्रश्न का आंसर होगा सी, ठीक है। अपने लिए और आने वाले संतान के लिए भी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी रहना चाहिए, ठीक है। सतत विकास का उद्देश्य यही है, ठीक है बच्चों। अब आ गया ये नरेगा। नरेगा एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर का, प्रांतीय स्तर का या विश्व स्तर का। देखो प्रांतीय मतलब राज्य होता है, राष्ट्रीय मतलब देश, विश्व मतलब अंतर्राष्ट्रीय, जो पूरे दुनिया की बात कर रहा है, ठीक है। या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय स्तर का। इसमें 100 दिन का काम दिया था। 2009 में इनका नरेगा की जगह अब मनरेगा होगा। महात्मा गांधी का जो नाम है म से एम इसमें जुड़ गया, अब इसका नाम हो गया 2009 से मनरेगा, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर है, 100 दिन का रोजगार देता है, ठीक है, ग्रामीण में, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है उपभोग व्यय और विनियोग के योग के, उपभोग व्यय तथा विनियोग के अंतर के, उपभोग व्यय तथा विनियोग व्यय के गुना को, या उपभोग व्यय तथा विनियोग व्यय को। बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 33 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाले बच्चे आंसर बताएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1934 में, 1935 में, या 1948 में, या 1951 में? प्रश्न संख्या 34 का आंसर देंगे सभी बच्चे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। इसको शॉर्ट रूप में आरबीआई बोलते हैं, ठीक है। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू में बी आई से क्या होता है? बिहार, और फिर एम ए से क्या होता है? मध्य प्रदेश यानी एमपी, ठीक है। और आर यू से क्या होता है? उड़ीसा, ठीक है बच्चों। ये नील राज्य को क्या बोला जाता है? बीमारू राज्य। इन्हीं के शॉर्ट रूप को बीमारू बोलते हैं, ठीक है। तो बताइए कौन है इसमें बीमारू नहीं है? तो बिहार तो आइएगा, मध्य प्रदेश भी आएगा, उड़ीसा भी, कर्नाटक ही नहीं है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 36 की। इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। बताएंगे पिछड़ा राज्य कौन है? इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चे देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपना बिहार पिछड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। ये 37 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? ठीक है, विश्व बैंक, IMF, यूएनओ, या इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? बताएंगे बच्चों कौन होगा? 37 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे।
तो जो भी मतलब व्यापार संबंधी नियम है ना, 1944 में एक एथी हुआ था, ठीक है। 1944 में एक सम्मेलन हुआ, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, उसी में दो संस्था का उदय हुआ था, IMF और विश्व बैंक, ठीक है। ये IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, और विश्व बैंक को इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड बैंक, ठीक है बच्चों। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? विश्व बैंक है, ठीक है बच्चों। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। चलते हैं, उम्मीद है कि अच्छे से आप लोग टेस्ट दिए होंगे। ये हमारा 38 नंबर प्रश्न है, ठीक है। यदि किसी वस्तु एवं सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेंगे? तो बताएंगे जिला फोरम में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग, इनमें से कहीं नहीं बताएंगे। 38 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम होंगे ना, तो इसका शिकायत राज्य आयोग में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर याद रखेंगे। और हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों से उम्मीद है कि बहुत अच्छा टेस्ट दिए होंगे। आप लोग टेस्ट देकर जितना भी सही हुआ 40 प्लस में से, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। अपना स्कोर बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करवाएंगे। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए अपने यूट्यूब अकेडमी, फोकस अकेडमी को, 2M को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली बनाइए, ठीक है, क्योंकि आप ही का सहयोग से ये सब चल रहा है, ठीक है। आपका प्यार बस चाहिए और कुछ नहीं, बस इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है बच्चों। लाइक करिए और जितना भी आपका स्कोर हुआ आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, ठीक है। आपको हम आप लोग परीक्षा तक अपना गाइडेंस के रूप में देते रहेंगे, ठीक है। गार्जियन स्वरूप आपको गाइडेंस देते रहेंगे, ठीक है। एक टीचर के नाते, एक गार्जियन के नाते सभी को हम आपको रास्ते दिखाते रहेंगे, ठीक है बच्चों। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा का अधिक होना, या इनमें से कोई नहीं। हम अपने ऑफलाइन स्टूडेंट को, जिसको हम पढ़ाए हैं ऑफलाइन, वो बहुत अच्छे तरीके से ये सब जानते होंगे, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है? नदी की तली में अवसाद का जमाव, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं। ये हमारा आज 40 नंबर प्रश्न आप सभी को पता ही है। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? ये हम आप लोग को होमवर्क में क्वेश्चन देते हैं, पता ही है। जो सीट का हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है, चाहे हिंदी का हो, चाहे सोशल साइंस का हो, और हम साइंस का भी कराने वाले हैं बच्चे, ठीक है। तो जो भी है, जिसका लास्ट क्वेश्चन होता है वो हम आप लोग को होमवर्क में देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट आंसर कर देते हैं, ठीक है। और आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में इसका देना है, ठीक है। सभी बच्चे को कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर देना है, ठीक है। सभी बच्चे को धन्यवाद इतने देर टेस्ट लगाने के लिए, जुड़ने के लिए। हमारे फोकस अकेडमी 2M को सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार।